जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर मेनली आपको अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल पर कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको इसमें आपका न्यूमरेशन करना है, कैसे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है, चाहे आप एससी हो चाहे एसटी या फिर ओबीसी, और कैसे आपको अगर ओबीसी है अपना जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है कहाँ से क्या जानकारी देख करके भरनी है वो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखा करके बताया जाएगा। फिर आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है वो आपकी 3058 पोस्ट पर है और बाकी जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी ग्रेजुएट लेवल पर है, जिसके लिए 5810 वैकेंसी है। अगर बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म है वो 27 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 20 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने के लिए। तो गाइज अब आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आइए तो देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए है और क्या सैलरी आपको इस पर मिलेगी। फिर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। कुछ पर अगर आप सभी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहेंगे तो आपसे टाइपिंग भी मांगी है। अगर आपको टाइपिंग भी आती है तो ऐसे में आपके सामने जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे सभी प्रेफरेंस आ जाएगी। बट अगर आप सिर्फ 12वीं पास से ही अप्लाई करते हैं और टाइपिंग वाले सवाल में उस नो कर देते हैं तो फिर आपको वहां पर वही पोस्ट शो होगी प्रेफरेंस में जिसमें कि टाइपिंग नहीं मांगी है। इसके अलावा आप यहां पर फीस की जानकारी देखेंगे, जिसमें कि बोला है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को 250। जहां पर आपका सीबीटी हो जाने पर आपको 400 रुपये फीस रिफंड होगी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, और अगर आपकी इनके अलावा बाकी कैटेगरी है तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो आपने यहाँ पर ये सब जानकारी जान ली। अब अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया और आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आ जाने के बाद में गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपने 2024 के अंदर 2025 के अंदर फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और दो माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। एक है लॉगिन विद आधार और दूसरा है लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल। तो आपको सिलेक्ट करना हो कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। अगर आप लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो नंबर यहाँ पर डालना है जो आधार के साथ में लिंक है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके उस नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके टिक करेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप यहां पर अकाउंट क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था और फिर लॉगिन कर लेंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, जो आपकी DOB आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो DOB सेलेक्ट करना और प्रोसीड कर देना। देन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म अभी तक भरा ही नहीं, ना 2024 में ना 2025 में, तो पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, रजिस्टर होना होगा। तो इसके लिए आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर नोट करके यही चीज बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप यहां पर ओके कर दीजिए कि मैं समझ चुका हूं। अब आप यहां पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहां पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है। अगर बदला है तो यस करके आप यहां पर आई अंडरस्टैंड एंड आई
एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर आप अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा, जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और फिर आपको आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर राशन करते समय डिटेल्स भरते हैं, इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी, इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो करंटली RRB की वेबसाइट के ऊपर वैकेंसी एक्टिव है वो देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी दी गई है और फिर नीचे की तरफ आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। मैं अभी मेनली पहले ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ ऑप्शन अलग आएगा तो वो क्वालिफिकेशन की सेक्शन का आएगा, बाकी ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे
जैसे कि आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करते हुए देखेंगे। तो आप यहाँ पर टिक कर देना। पहले उसके आपको आपका जोन सेलेक्ट करना होगा, आरआरबी सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पर आप टिक करना और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर की तरफ आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि अभी आपने OTR करते समय भरी थी, और नीचे की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो अनमैरिड या मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो आपको छूट मिलती है फीस के अंदर, जहाँ पर गाइज जनरल OBC को जो 500 रुपये फीस पे करनी पड़ रही है, तो उनका CBT फर्स्ट हो जाने पर उनको बाद में 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी, और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो क्या वो आप रिफंड चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूं कि मुझे CBT फर्स्ट हो जाने पर मेरी फ़ीस वापस मिल जाए, जो तरीका है फ़ीस वापस होने का, तो आप यहां पर यस कर देना। अगर आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया तो गाइज जब इसमें फ़ीस रिफंड का प्रोसेस होगा तो भी आपको फ़ीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने मना कर दिया कि मुझे फ़ीस वापस नहीं चाहिए, आप मेरी फ़ीस रख लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सभी कैंडिडेट को यहाँ पर यस करना है अगर वो फ़ीस रिफंड चाहते हैं। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जलने का, कटने का, या फिर कोई बर्थ मार्क, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर कोई सेकंड मार्क है, जैसे कि एक से ज़्यादा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है तो आप दूसरा मार्क यहाँ पर लिख देना। इसके बाद होती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जैसे कि अनरिजर्व्ड है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आएगा। और ये जो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे वो कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इस तरह का ऑप्शन आया जहाँ पर पूछे नेम ऑफ द ट्राइब, आपकी ट्राइब का क्या नाम है। मैं आपको यहाँ पर अभी वीडियो के अंदर एक सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट शो कर रहा हूँ जहाँ पर मेन डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है, तो इसमें यहाँ पर आपको ट्राइब देखने को मिल जाएगी। ट्राइब मीन्स आपकी कैटेगरी भी हो सकता है, यानी कि आपकी कास्ट, तो जो भी आपकी ट्राइब है, जैसे कि यहाँ पर तेली लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये जारी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया है। अगर आप यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा है उसको आप यहाँ पर सक्षम जो आपकी अथॉरिटी है वो मानेंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और इसमें सेलेक्ट कर लेना है आपका तहसीलदार। अगर आपको यहाँ पर तहसीलदार दिखाई दे रहा है तो आप इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जैसे कि तालुका मजिस्ट्रेट है तो तालुका मजिस्ट्रेट भी तहसीलदार को ही कहा जाता है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको वहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रहा है कि किस अथॉरिटी ने इसको जारी किया है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो भी पोस्ट आती है वो पोस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद गाइज आप देखेंगे इश्यूइंग स्टेट, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है, तो यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है, तो इसमें जारी दिनांक लिखी है 15 फरवरी 2025, तो आपको यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट देखने को मिल रही है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आएगा आपका डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि जो रेल ट्रेवल पास मिलता है SC ST को, क्या वो आप लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। यस करने पर आपको गाइज आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर यस किया, यस करने पर आप देख सकते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना होगा कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन क्या है, साथ ही साथ आप उसको अपलोड भी करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जिसका साइज 400 KB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर ये इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, फिर पहले वाली वेबसाइट ओपन करना ये वाली, और सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको सेलेक्ट करना, और सिंगल क्लिक के अंदर आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। गाइज अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो ये मैंने दी है जो SC ST में आते हैं उनके लिए। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन
उनके लिए भी करने वाला हूँ जो कि ओबीसी कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी इस तरह से, जहाँ पर बोला है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में रिकॉग्नाइज्ड किए गए उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अब सिलेक्ट कीजिए कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर बोला है कि यू हैव इंडिकेटेड दैट यू डू नॉट फॉल अंडर द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी NCL कैटेगरी, देयरफॉर यू विल बी कंसिडर एज ए कैंडिडेट ऑफ UR। यानी कि आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर है, बट अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। और आपको बोला है कि दी मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली ₹8 लाख पर एनम, जो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए और इस 27 नवंबर 2025 के बीच में रहना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 के बीच का आपका सर्टिफिकेट कास्ट का बना होना चाहिए ओबीसी वालों का। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द कास्ट, तो आपकी कास्ट कौन सी है। ये जो आप सर्टिफिकेट वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं ये ओबीसी का ही है और सेंट्रल का ही बना हुआ है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट कौन सी है। उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग टू द तेली कम्युनिटी, यानी कि ये जो कास्ट है वो तेली हुआ। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी कौन सी कास्ट है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर है वो आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, और आपके सर्टिफिकेट में कैसे पता चलेगा वो भी आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा करके तहसीलदार लिखा है, इसका मतलब इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप यहाँ पर इस तरह से वो सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर वो हिंदी में लिखी हुई है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर उस पोस्ट की को सिलेक्ट कर लेना। अब आएगा इश्यूइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। ये स्टेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो मैं यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लूँगा यूपी। फिर आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, तो ये जारी हुआ है 15 फरवरी 2025 को। तो आप यहाँ पर जो भी डेट में जारी हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी वालों का कास्ट का, वो जैसे कि भी मैंने बताया भी था कि अप्रैल की एक डेट है, अप्रैल से लेकर के और 27 नवंबर 2025 के बीच का बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का होगा वो इसमें भर तो देगा डिटेल, बट वो वैलिड नहीं है, वो आपका बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो भी एड्रेस है कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस के सेक्शन में भर देंगे। और आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है, मेजर टाउन जो आपकी मेन सिटी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको खुद से फिल करना है। फिर नीचे एक लाइन है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मींस PWD या मींस विकलांग या फिर दिव्यांग। इसके बाद आएगा स्क्राइब, तो इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप अफेक्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप नो कर देना। इकोनॉमिकली वीकर क्लास EBC, अगर आप EBC कैंडिडेट है, क्या आपको सवाल बेसिकली ये पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, यानी कि क्या EBC के अंदर जो फी कंसेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। बट अगर आप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था आपके सामने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इनमें से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करे या फिर छोटी मोटी जॉब करे जो आप बताना नहीं
चाहते, क्योंकि वैसे ही प्राइवेट है बहुत छोटी मोटी, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या मैं किसी और बैंक डिटेल भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल भरें, अगर ना हो तब जा करके आप अपना किसी और का डिटेल दे सकते हैं। फिर रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर IFSC कोड डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखना, ब्रांच का नाम लिखना और IFSC कोड लिख करके सर्च करना, तो आप ऑनलाइन वे में भी अपना IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। वो आप डाल देना और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना, देन आपको बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। मेरी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन भर रखी है, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा और मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा। उसमें फिर आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, उसके बाद में बोर्ड आपका क्या था, CBSE, UP या फिर कोई अन्य स्टेट का बोर्ड, साथ ही साथ डेट ऑफ पासिंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको सभी आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद 10th का रोल नंबर डालेंगे और आपका सीरियल नंबर भी डालेंगे 10th का, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। देन आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे 12th, तो मैंने यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लिए क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 12वीं की योग्यता मांगी है। डिसिप्लिन में एनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्टेट में बताएंगे कहाँ से आपने की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, और डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है। ये बताने के बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है वो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज भर देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल कर देना। फिर पूछे डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर के ऊपर आपके पास इंग्लिश में या फिर हिंदी में टाइपिंग आती है। अगर आती है तो आप यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं आती तो नो कर देना। अगर आती है और सर्टिफिकेट नहीं है कोई, तो कोई इशू नहीं है, बस आपको आती है तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर चाहे इसमें आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ऐसी पोस्ट भी आपको सजेस्ट हो जाएगी जहाँ पर टाइपिंग मांगी है। अब आप यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन भी की हो तो बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट वाले लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं के बाद में बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जहाँ पर आप आपका डिसिप्लिन में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो कोर्स का नाम है वो बताना होगा, स्टेट बतानी होगी, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा और डेट ऑफ पासिंग और साथ ही साथ परसेंटेज। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। आपको नॉन वाइट कपड़े पहनने हैं, बैकग्राउंड आपको क्लियर रखना है, फिर सिग्नेचर भी अपलोड करना है। मैं आपको आगे इस वीडियो में एक अन्य वीडियो से जो कि मैंने ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करते हुए उसमें बनाई थी उसका पार्ट ऐड करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। सिग्नेचर का साइज बोला है कि 30 KB से लेकर के 49 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। मेरे पास कुछ सैम्पल इमेज पड़े हुए हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं। अगर आपका साइज़ कम ज़्यादा हुआ तो वो इस तरह से एरर आता रहेगा, जब तक कि आप यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो सिग्नेचर है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए मैं इस वाले सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह से सिग्नेचर आएगा, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर इसको राइट कर देना। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अगर वो ब्लर हो रहा है तो आपको उसका जो वाइट पार्ट है, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है उसमें वाइट पार्ट होता है ना, आपको उतना ही सिग्नेचर रखना है जितने में सिग्नेचर है। बाकी जो वाइट पार्ट होता है जब आप उसको इस तरह से अपलोड करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक और सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज मैं आपको जो आपका लाइव फोटो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ एक अन्य वीडियो से, थोड़ा एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। गाइज ये जानकारी उन कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म मोबाइल से भर रहे हो
और वो अपना फ़ोटो मोबाइल से अपलोड करना चाहते तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज़ आपको कुछ ऐसा विकल्प देखने को मिलेगा। आप QR कोड को स्कैन करना और फिर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपको RRB अप्लाई इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से इसमें लॉगिन हो जाना और फिर आप यहाँ पर इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। फ़ोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना, यानी कि इसको आपको फाइनल सबमिट करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। और ये अपलोड हो जाने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आपके जोन में जितनी पोस्ट अवेलेबल है आप वो ऑप्शन यहाँ पर प्रेफरेंस में देखेंगे और आप इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंस दे देंगे। तो आप यहाँ पर जैसी प्रेफरेंस दे दें आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे डिक्लेरेशन देखेंगे। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर पैलेस का नाम देना है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अपना खुद का नाम दे देते हैं। आपको खुद का नाम नहीं देना है, उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें भी सिटी का नाम, और फिर सबमिट कर नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक करके यहाँ पर टिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद में जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। उसके पहले तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। इसलिए गाइज़ आप यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो पे कीजिए और पे भी तब कीजिए जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए। और इस तरह से गाइज़ आप लोग RRB NTPC ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।